हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबने सेंटर परीक्षा दे चुका है, अब आप सबको बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि केवल आप सबके पास 3 ही महीने बचे हैं। जो कुछ भी करना है आप सबको 3 महीने में करना है। अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप 3 महीने मन लगाकर पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका 400+ मार्क्स आएगा। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन क्लास में कवर कराने वाला हूँ, आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि आप लोग टाइम पे क्लास में अटेंड हो सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो आपको साथ साथ में कॉमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है, और नहीं पता है तो आपको याद जरूर से कर लेना है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग टाइप कीजिए। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो कौन से धर्म से सांची का स्तूप संबंधित है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो 2 को देखिए क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ पे 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नगर योजना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था, तो किसके हाथों में था यहाँ पे आप सबको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग प्ले ऑप्शंस को देखिए, फिर साथ साथ में आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यापारियों के हाथ में था। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो इनमें से क्या मुख्य कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का, आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी बाह्य आक्रमण, भूकंप और बाढ़, ये तीनों रीजन थे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी, तो कौन से स्थल की खुदाई हुई थी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल 5 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं हड़प्पा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो 6 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी जो गोदीबारा का साक्ष्य मिला है, वो कहाँ से मिला है आप सबको बताना है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को देखिए, फिर आप लोग टाइप कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल 6 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोथल से मिला है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था, तो इनमें से कौन टकसाल का प्रधान था मौर्य काल में, आप सबको बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पन्याध्यक्ष। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इनमें से कहाँ मौर्य वंश की राजधानी थी आप सबको बताने हैं। विदिशा, पाटलिपुत्र, काशी, उज्जैन। तो बिल्कुल यहाँ पे 8 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाटलिपुत्र थी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहाँ स्थित था, तो इनमें से मौर्यकालीन राज्य जो कलिंग था, तो वो कौन से राज्य में स्थित था आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में स्थित था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, 10 में आ चुका है। पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, इनमें से कौन समाहर्ता था, यहाँ पे आप सबको बताना है मौर्य प्रशासन में। बिल्कुल 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजकीय कर संग्रह अधिकारी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जी हाँ, 11 भी आ चुका है। पूछा गया है कि मौर्य काल में ब्रह्म देह क्या था, तो मौर्य काल में ब्रह्म देह क्या थे, यहाँ पे आपको बताने हैं। पशुदान, धन दान, भूमिदान या कृषि दान। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भूमिदान। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, 12 भी आ चुका है। पूछा गया है कि अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था, तो आप सबको बताइए होगा कि जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो वो कौन से भिक्षु से प्रभाव हुए थे, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपगुप्त। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 भी आ चुका है। पूछा गया कि मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी, यानी जब मौर्य काल था उस समय कलिंग की राजधानी इनमें से क्या थी आप सबको बताने हैं। काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे। तो बिल्कुल 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तोसली। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो आप सबको बता दूं कि जो अशोक का बेटा था वो महेंद्र था, और बेटी जो थी वो क्या थी, वो संघमित्रा थी। तो उन्होंने क्या किया था, इन दोनों को धर्म प्रचार के लिए भेजा था, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यहाँ पे बताने कि वो कौन से देश में भेजा था, यहाँ पे बिल्कुल 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीलंका। आप बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे 15 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि अशोक किस वंश का शासक था, तो कौन से वंश का शासक था अशोक। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बार बार करा चुका है कि जो अशोक था ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था, यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में पूछा गया है कि
आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? तो आप सबको बताया कि जो आर्यभट्ट थे क्या थे, एक महान गणितज्ञ थे। तो ये कहाँ के निवासी थे? यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पाटलिपुत्र है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पे 17 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? यानी जो प्रथम नगरीकरण हुआ था वो कौन से काल में हुआ था, आप सबको बताने हैं। वैदिक काल, हड़प्पा काल, गुप्त काल या मौर्य काल? तो यहाँ पे 17 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड़प्पा काल में हुआ था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे 18 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि गीता रहस्य किसकी रचना है? यानी गीता रहस्य के लेखक कौन है, आप सबको बताने हैं। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी? यहाँ पे 18 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल गंगाधर तिलक। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में पूछा गया है कि गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? इनमें से किसने विचार व्यक्त किए गीता के महत्व पर? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि गीता रहस्य किसने लिखा है? तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो मैंने आप सबको बता चुका है कि इसके लेखक बाल गंगाधर तिलक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। जी हाँ, 21 भी आ चुका है। पूछा गया है कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो इनमें से कौन मनुस्मृति के रचयिता थे? यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं मनु ने स्वयं मनुस्मृति लिखी थी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जी हाँ, 22 को देखिए। पूछा गया है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत को किसने लिखा था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेद व्यास। अब बढ़ती है हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जी हाँ, 23 भी आ चुका है। पूछा गया है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? इनमें से कौन प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, आप सबको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं रामायण महाभारत हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। जी हाँ, 24 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया मनुस्मृति, यहाँ पे आपको बताने हैं। बिल्कुल 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो हम लोगों ने देख लिया कि जो स्तूप है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, लेकिन ये कौन से राज्य में अवस्थित है? यहाँ पे 25 पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में। आप पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 6 में पूछा गया है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? यानी गौतम बुद्ध ने जब सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्मचक्र परिवर्तन। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। यहाँ पे 27 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? तो यहाँ पे त्रिपिटक में इनमें से कौन सा ग्रंथ आता है, आप सबको बताने हैं। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आप सबको देखने हैं कि त्रिपिटक, यानी इसमें तीन पिटक है सम्मिलित। यहाँ पे इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। यहाँ पे 28 भी आ चुका। क्या पूछा गया है 28 में? इनमें कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? इनमें से कौन सबसे प्रिय शिष्य थे गौतम बुद्ध के? यहाँ पे 28 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आनंद। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। जी हाँ, 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था? यानी जो बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान है, ये दो संप्रदाय हैं, ये कौन से शासक के काल में हुआ था, आप सबको बताने हैं। तो 29 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। जी हाँ, 30 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? यानी गौतम बुद्ध ने जो घर का त्याग किया था, इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 30 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाभिनिष्कर्मण। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और अब तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आप सबके लिए उन सभी क्वेश्चन को लेकर आता हूँ जो आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोग टाइम पे क्लास में अटेंड हो सके। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ पर बौद्ध संघ की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने? यहाँ पे 31 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सारनाथ में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जी हाँ, 32 को भी देखिए। पूछा गया है कि अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? यानी अकबर ने कब से कब तक शासन किया था, आप सबको बताने हैं। तो जैसा कि आप सबने पढ़ चुका है कि हुमायूं की जो मृत्यु हो गई थी वो 1556 ईस्वी में हो गई थी, जिसके बाद से अकबर क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था और 1556 से लेकर उन्होंने 1605 तक शासन किया था। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि
आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो कितने वर्गों में बांटा गया था आईन अकबरी के अनुसार भूमि को? यहाँ पे 33 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 भागों में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में पूछा गया कि बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी के रचनाकार कौन थे? यानी जो बाबरनामा है इसका नाम ही क्या है? तुजुक ए बाबरी, यानी ये बाबर की क्या है? एक आत्मकथा है। तो आत्मकथा जो होता है वो स्वयं लिखा जाता है, यानी खुद से लिखा जाता है, इसलिए उसको आत्मकथा बोलता है, जिसके राइटर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाबर स्वयं हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 भी आ चुका है। पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? यानी कुतुब मीनार को जो बनाया गया था किसकी याद में बनाया गया था, आप सबको बताना है। तो यहाँ पे 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब बढ़ती है हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 भी आ चुका है। पूछा गया है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत? यहाँ पे 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में पूछा गया है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन थी? तो किसकी देन थी भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा? यहाँ पे 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टोडरमल, जो कि अकबर का क्या था? वित्त मंत्री था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। जी हाँ, 38 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो कौन से शहर में स्थित है, आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 38 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिकंदरा में स्थित है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 में पूछा गया है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर की जो पैदाइश हुई थी वो कौन सी जगह में हुई थी, आप सबको बताने हैं। बिल्कुल 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमरकोटा में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है। 40 को देख लेते हैं। 40 में पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? यहाँ पे 40 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को। 41 में पूछा गया है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी को किसने बनाया था? तो 41 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने बनाया था। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। जी हाँ, 42 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह ने झरोका दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? तो कौन से बादशाह ने की थी जो कि मुगल बादशाह था? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर बादशाह ने झरोका दर्शन की शुरुआत की थी। आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 को। 43 में पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? जी हाँ, तो वो कौन से मुगल बादशाह थे? यहाँ पे 43 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था? यानी संगीत जो है, म्यूजिक है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 भी आ चुका है। पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो आप सबने बार बार पढ़ चुका है कि जो मंदिर का प्रवेश द्वार था उसको गोपुरम के नाम से जाना जाता था। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। जी हाँ, 45 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था? इनमें से कौन सा विदेशी यात्री था जो सबसे पहले विजयनगर की यात्रा किया था? तो 45 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निकोलो कोंटी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में पूछा गया है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में किया गया था? तो 46 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1986 ईस्वी में। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को। 47 में पूछा गया है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी इनमें से कहाँ थी? तो 47 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुलबर्ग। आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 में पूछा गया है कि तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? जिसको तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध बोलते हैं, तो वो कौन से ईस्वी में हुआ था? तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी 1565 ईस्वी में। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को। 49 में पूछा गया है कि सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो क्या कहा जाता है सूफी संतों के केंद्र को? यहाँ पे 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खानका कहा जाता है। आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को। जी हाँ, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता था? तो गुरु को क्या कहा जाता था सूफी परंपरा में? यहाँ पे 50 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीर। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की क्लास में आप सबको हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। और मुझे उम्मीद है कि मैं जितने भी क्लासेस आपके ले रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आपने क्लास को पूरा नहीं किया तो आपको कर लेना है, और मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सभी क्लास में अटेंड होना है।
जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप लोग क्लास का बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।